हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनएलएम का सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत पॉपुलर और फेमस टॉपिक, जिसका नाम है कंस्ट्रेंट मोशन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या हुआ। कंस्ट्रेंट मतलब क्या? मजबूरी, मजबूरी वाला मोशन। मजबूरी वाला मोशन हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, यही कंस्ट्रेंट में तीन प्रकार आते हैं जो हमारे कोर्स में है। देखो, सबसे पहला तो रॉड कंस्ट्रेंट। रॉड कंस्ट्रेंट आता है, फिर दूसरा आता है पुली कंस्ट्रेंट, और तीसरा आता है वेज कंस्ट्रेंट। तो आज हम पहले पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम रॉड कंस्ट्रेंट पढ़ने वाले हैं। तो वो शुरू करते हैं। देखो, सपोज हम रॉड कंस्ट्रेंट शुरू करते हैं। रॉड कंस्ट्रेंट, देखो, एक ये रिजिड रॉड मतलब इनएक्सटेंसिबल रॉड या फिर इनएक्सटेंसिबल ऑब्जेक्ट्स की बातें करेंगे हम। जैसे कि कोई एक बहुत रिजिड चीज़ है, बहुत रिजिड थिंग है ये, तो इसके हर एक दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो फिक्स ही रहेगा। क्यों फिक्स रहेगा? क्योंकि ये रिजिड है, ये एक्सपांड नहीं हो सकता, एक्सटेंड नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में सेम डिस्टेंस रहेगा। यानी कि अगर इसके पास वेलोसिटी हुई तो ये कोई से भी दो पॉइंट की सेम वेलोसिटी होगी। वरना क्योंकि इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हुई तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, जो इसमें पॉसिबल नहीं है। यानी कि कोई भी दो पॉइंट की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। जैसे कि मैं कहूँ, ये रिजिड बॉडी है, इसको इधर v1 एट एन एंगल θ1 दिया गया इस एंड पॉइंट को, पॉइंट ए को, और इधर पॉइंट बी को नीचे की तरफ v2 दी गई है, वो भी एंगल θ2 पे। यानी कि देखो, ये रोटेट कर सकता है, लेकिन जब हम उनकी रिलेटिव वेलोसिटी, रॉड के अलॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो होगी, वो ध्यान रखने वाली बात है। वैसे ज़ीरो नहीं होगी, रॉड के अलॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो होनी चाहिए। यानी कि जो v1 cos θ1 है, जो रॉड के अलॉन्ग उसकी वेलोसिटी, वही v2 cos θ2 हो जाएगा। और जो v1 sin θ1 और v2 sin θ2 है, वो तो इसको रोटेट कराएगा। और कुछ एक ओमेगा होगा इसकी, वो निकालना भी हम जानते हैं, सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। हम जानते नहीं, वो पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में। यानी कि v1 cos θ1 इक्वल टू v1 cos θ2। मतलब मेन क्या बात है इसमें कि along rod relative velocity of 2 points is always ज़ीरो। या फिर हम इसको एकदम बेसिक में जाए तो ऐसा बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, या फिर सेपरेशन बोल दो, 2 पॉइंट्स on a rod remains constant rigid रॉड में। वरना अगर वो एक्सटेंड हो जाए ज़्यादा खींचने पर तो फिर बात अलग है। यानी कि हमें कोई भी दो पॉइंट हो कोई रॉड पे, तो उनकी रॉड या फिर वो जो स्ट्रिंग हो, उसकी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के अलॉन्ग उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। जैसे कि अब हम एक सवाल करते हैं। देखो, ये एक ब्लॉक है, इसको हमने, इधर पुली है और इसको इधर ज़मीन है, इधर ज़मीन है, इसको हमने एक दूसरे ब्लॉक से बांधा है। ये ब्लॉक है ए, ये ब्लॉक है बी। अब हमने क्या किया, ये ब्लॉक ए को देखो, ये एंगल भी दे देते हैं, थीटा मान लो, चलो छोड़ो, 37 डिग्री। यानी कि ये ए वाले ब्लॉक को हमने 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे दी, तो बतानी है ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि ब्लॉक बी किस तरफ जाएगा। ये ऊपर जाएगा। देखो, हम ये सोचेंगे कि ब्लॉक बी किस तरफ जाएगा। देखो, ये ऊपर जा सकता है, हॉरिजॉन्टल में जा सकता है, या फिर स्ट्रिंग के अलॉन्ग जा सकता है। अब इसमें हम कॉमन सेंस देखेंगे। देखो, जनरली ऐसे जब हम कोई ब्लॉक को खींचते हैं तो अपना कॉन्टेक्ट लूज़ नहीं करता है, टेंशन वेट को बैलेंस नहीं कर पाता। ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसका कोई प्रूफ
वो है नहीं, लेकिन ये हमारे दिमाग से सोचने वाली बात है। यानी कॉन्टैक्ट लूज नहीं करेगा और ऊपर नहीं जाएगा, और स्ट्रिंग के अलॉन्ग भी अगर गया तो उसके ऊपर तो कोई वेलोसिटी होगी जो नहीं हो सकती। यानी कि ये कहाँ जाएगा, हॉरिजॉन्टल, यानी इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल में कुछ v है। अब देखो स्ट्रिंग की, देखो ब्लॉक की 3 मीटर पर सेकेंड है, तो ब्लॉक से जुड़ी स्ट्रिंग की भी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड ही होगी, यानी कि ये स्ट्रिंग की भी वेलोसिटी 3 होगी। यानी कि ब्लॉक की इस तरफ की वेलोसिटी 3 होगी, लेकिन ये ब्लॉक की वेलोसिटी नहीं, ये स्ट्रिंग की वेलोसिटी होगी। अब जनरली लोग ऐसा ही करते हैं, ब्लॉक की वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मान लेते हैं और वही वो गलती कर बैठते हैं। तो देखो ये v है, तो ये ब्लॉक बी की वजह से स्ट्रिंग की अलॉन्ग वेलोसिटी है और ब्लॉक ए की वजह से स्ट्रिंग की अलॉन्ग वेलोसिटी है, वो दोनों सेम होनी चाहिए, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी कोई भी दो पॉइंट के स्ट्रिंग के अलॉन्ग ज़ीरो होती है। यानी कि v का जो ये v का इस दिशा में कंपोनेंट जो है वो भी 3 होना चाहिए। यानी कि जो v cos 37 है इक्वल टू 3 होना चाहिए। यानी कि इधर से v की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जो आएगी क्या आएगी v की वैल्यू 15/4। लेकिन हाँ, इसमें हमने ऐसा क्यों नहीं किया v cos 37 इक्वल टू 3, ऐसा क्यों नहीं किया? देखो ध्यान से, हम जो कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं उनकी एक्चुअल वेलोसिटी के करते हैं। हम स्ट्रिंग ये जो हम अगर v cos 37 करते हैं उसका मतलब हम ऐसा मानते हैं कि ब्लॉक जो है स्ट्रिंग के अलॉन्ग चल रहा है, लेकिन ब्लॉक एक्चुअल में तो हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, इससे हम एक्चुअल वेलोसिटी के कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। इसलिए ये जो बात है वो सनातन गलत है, ये एकदम गलत बात है, बिल्कुल गलत। यानी कि ये बहुत कन्फ्यूज, ये एकदम सही बात है, इसको फॉलो करना है हमें। तो देखो और एक इलस्ट्रेशन करते हैं। देखो ये दीवार है, ये बीच में रस्सी है और इधर एक रॉड मान लेते हैं, और इधर एक हमने रिंग को घुसा दी गए, और रिंग को हमने एक दो रस्सी से कनेक्ट करके, देखो इधर भी एक हमने पुली लगा दिया है और इधर एक ब्लॉक है, और जो ब्लॉक ये नाम है ब्लॉक का, और जो ब्लॉक की हमने वेलोसिटी देखी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। चलो इसमें जो वेलोसिटी की हमने बात की कि दो पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो यानी कि अगर हम एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसमें बोल दूँ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन है, तो बताना है रिंग का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग के अलॉन्ग एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए। क्योंकि देखो स्ट्रिंग के अलॉन्ग अगर वेलोसिटी 0 हो गई, यानी कि मान लेते हैं इस पॉइंट की स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, तो v1 इक्वल टू v2 होगा, क्योंकि स्ट्रिंग के अलॉन्ग वेलोसिटी 0 सेम होगी दोनों की। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो dv1/dt इक्वल टू dv2/dt, ये तो हो जाएगा। यानी कि a1 इक्वल टू a2 ये आ गया, यानी कि एक्सेलरेशन भी स्ट्रिंग के अलॉन्ग सेम होगा। तो अब देखो सवाल क्या है कि इस तरफ ये ब्लॉक की ये के नीचे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो मैं बताना है सी का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब सी कंस्ट्रेंट है, देखो सी इस रॉड पे, ये रॉड जो है ये रॉड पे सी मूव करने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि ये नीचे ऊपर कहीं नहीं जा सकता, ये रॉड के अलॉन्ग जा सकता है। यानी कि अब सी का जो एक्चुअल वेलोसिटी है, जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, और तो अगर v मान लेते हैं तो इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन कुछ a मान लेते हैं, वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा। और जो a का कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलॉन्ग है, और ये रिंग का कंपोनेंट जो स्ट्रिंग के एक्सेलरेशन का कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलॉन्ग है, और जो a का एक्सेलरेशन है वो सेम होने चाहिए, क्योंकि a का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड है, उसकी मीटर पर सेकेंड है, उस स्क्वायर है, उसकी वजह से ही स्ट्रिंग का ही उतना एक्सेलरेशन आएगा। इधर स्ट्रिंग का भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। यानी कि ये एंगल मान लो थीटा है, तो इधर से हम क्या बोल सकते हैं कि a का स्ट्रिंग का लॉन्ग कंपोनेंट a cos थीटा इक्वल टू 5। अब सवाल में cos थीटा दिया रहेगा तो उससे हम a आसानी से निकाल सकते हैं। और एक सवाल करते हैं, देखो ये दीवार है, ये फ्लोर है और ये दीवार है,
और इसके बीच में हमने एक रॉड रख दी है। देखो रॉड है। अब ये दो हमें पता है, ये 2 पॉइंट है ए बी, और हमें पता है कि ए की जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो है 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता नहीं है बी की क्या वेलोसिटी होगी। ये एंगल दे दिया गया है 37 डिग्री, तो पता नहीं है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी। अब देखो सबसे पहली बात कि हमें बी किस तरफ मूव करेगा, तो बी हमें साफ दिखना चाहिए कि बी नीचे मूव करेगा, क्योंकि ए हॉरिजॉन्टल में जाए तो बी नीचे जाएगा। अब देखो अगर बी वी से जा रहा है और ये जो एंगल है वो 53 डिग्री है, तो हम जो स्ट्रिंग के लेंथ के अलॉन्ग जो दोनों की वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। यानी कि ए की जो वेलोसिटी को स्ट्रिंग के लेंथ के अलॉन्ग जो ए की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 3 cos 37, और जो बी की वेलोसिटी होगी स्ट्रिंग के मतलब रॉड के अलॉन्ग वो होगी v cos 53। यानी कि v cos 53 इक्वल टू 3 cos 37। तो 3v इंटू 3/5 इक्वल टू 3 इंटू 4/5। इधर से आ गया v की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड। क्या बात है। हमने v की वैल्यू निकाल ली, हम ए पॉइंट की वेलोसिटी भी हमने निकाल ली बी पॉइंट की। इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, आई मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जो हम पढ़ेंगे रोटेशन में, इसलिए उसको अभी भूल जाओ। तो यहाँ जो रॉड कंस्ट्रेंट की कहानी है वो ख़त्म होती है। हम नेक्स्ट लेक्चर में पुली कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।